सरहद पर जो सो गए थे वो सच्चे वीर जवान हैं। आज हमारी नींद है उनकी उसी कुर्बानी का इनाम। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, वो दिन जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि देशभक्ति क्या होती है। करगिल युद्ध 1999 ये सिर्फ युद्ध नहीं था जो सिर्फ सरहदों पर नहीं हमारे दिलों में भी लड़ा गया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये हमारे हौसले की कहानी थी। हर कदम, हर बलिदान ये हमारी भारत माता के सम्मान के लिए था। जी हाँ, और हम सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को न्योछावर कर दिया। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन रिटायर्ड अखिलेश सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। स्वागत है सर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहली बार जब करगिल पहुंचे तो वहाँ पर पहला दिन आपका कैसा था और उस समय क्या माहौल था? देखिए, जो कारगिल युद्ध लड़ा गया वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने इसको लड़ा था। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये कारगिल युद्ध की जो पहाड़ियाँ थी, जो हमारा NH-1 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, इसके साथ साथ हैं ये पहाड़ियाँ। और दुश्मन का ये प्लान था कि किसी तरह इन पहाड़ियों पे कब्जा कर ले जिससे वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर सके। उस राजमार्ग को बंद करना इसलिए बहुत, और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया तो जो आपकी सप्लाई पूरी लेह लद्दाख या सियाचिन ग्लेशियर के लिए जाती है वो स्टॉप हो जाएगी। और ये केवल 6 महीने के लिए खुलता है, जिससे आपकी सारी सप्लाई जाती है, जिससे कि वो आपके जो विंटर्स होते हैं उसमें भी सरवाइव कर सके पूरी इंडियन आर्मी और पूरे सिटीजन। तो दुश्मन अपने इस इरादों में 99% कामयाब हो गया था, क्योंकि उसने इन सभी दुर्गम पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। उसने बंकर बना लिए थे, उसने माइंस लगा रखी थी इन सारी पहाड़ियों के ऊपर, और उन बंकर से जो उसके हथियार थे उसका मुंह भारतीय सोल्जर्स की तरफ था, सैनिकों की तरफ था। तो ये एक बहुत दुर्गम परिस्थिति और वेदर कंडीशन में लड़ी गई लड़ाई थी, जिसमें कि आपका जो तापमान था वो -28 डिग्री, 28 डिग्री माइनस में जा रहा था, जहां पे कि इवन सांस लेना मुश्किल था। खड़ी चढ़ाइयां थी जिसमें 75 से 80 डिग्री तक का सेंटीग्रेड पे जो हमारा होता है उस पर चढ़ाई करनी थी। और ये एक परीक्षा थी हर भारतीय सैनिक के लिए और पूरे भारतीय के लिए, कि इस विषम परिस्थिति में जहां सब कुछ हमारे अगेंस्ट है, किस तरह से हम तिरंगे का मान रखें और दुश्मन को हर उस पहाड़ी से और हर 1 इंच भूमि से खदेड़ दें जहां उसने दुस्साह किया था। देखिए, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारा मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आपने हमारे घर में घुसने की कोशिश की तो हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आपको घर में घुस के मारेंगे। तो बहुत क्लियर था, परिस्थितियां बहुत विषम थी, लेकिन और वो दुर्गम पहाड़ियां थी, ऊंची पहाड़ियां थे, लेकिन हमारे जो हौसले थे वो आसमान पे थे। और भारतीय सेना ने जब वहां पे किया तो परिस्थिति बहुत कठिन थी। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हमें लड़नी थी। बिल्कुल। तो जब आपको ये पता चला कि दुश्मन ने आपकी चोटियों पर कब्जा कर लिया है, हमारी चोटी पर, तो तब आपकी पहली प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी? देखिए, पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि दुश्मन, क्योंकि वो पहाड़ियां होती थी वो विंटर में खाली रहती थी, उन्हें विंटर वेकेटेड पोस्ट कहा जाता था। तो दुश्मन ने फायदा उठाया उस समझौते का कि कोई भी सेना, इंडिया या पाकिस्तान की सेना विंटर में वहां नहीं रहती थी, और धोखे से उसने सब चोटियों पे कब्जा कर लिया। तो पहला था कि हमें विश्वास नहीं हुआ कि शायद ये पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि दुश्मन ने बहुत ही एक षड्यंत्र रच के सारी चोटियों पे कब्जा कर रखा है। ना केवल कब्जा कर रखा है, उसने वहां बंकर बना रखे हैं, उसने अपने खाने पीने की सामग्री वहां पे रख रखी है जिससे वो वहां कुछ महीनों के लिए रह सके और परमानेंट उन चोटियों के अपने कब्जे में कर ले। देखिए, लार्जर गेम प्लान यही था कि अगर उन चोटियों को वो कुछ टाइम के लिए बैठा सकता है और वहां से गोलाबारी कर सकता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कट हो जाएगा, और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान और चाइना दो तरफ से, वो दोनों तरफ से अटैक करके उस हिस्से को भारत से अलग कर सकते थे। बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और पहला हमें विश्वास नहीं हुआ ये पॉसिबल है, लेकिन हाँ, दुश्मन अंदर तक घुस आया था और वो हमारी सीमाओं में उन चोटियों के ऊपर कब्जा करके बैठा था, बहुत इरादों के साथ कि कुछ भी हो जाए वो उन चोटियों को नहीं छोड़ेगा। कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी, अगर परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां कितनी कठिन थी? मौसम, भूगोल और रणनीति, किसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा?
मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो मौसम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि -28 डिग्री सेंटीग्रेड था। जी। जिस समय जब आपका टेम्परेचर डाउन होता है तो इवन आपको सांस लेना मुश्किल होता है। उस परिस्थिति में जब हम अटैक के लिए जाते थे तो हमारे कंधों पे 40 से 45 किलो का वेट होता था, जिसमें हमारे आर्म्स, अम्यूनिशन सब कुछ होते थे। जी। हम अपनी राइफल और जो हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उन सब को लेके हमें आगे बढ़ना होता था। जी। और उससे भी ज्यादा मौसम से था वो जो भूगोलिक स्थिति थी वहां की, क्योंकि आप देखिए जो चट्टाने, इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं होते जिनके आप सहारा लेके आगे बढ़ सके। ये सीधी चट्टान होती है और दुश्मन जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करते हैं दुश्मन आपको देख सकता है। जी। जी। तो जब आप उस स्थिति में पहला कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको मेंटली तैयार रहना होता है बिल्कुल। कि वो गोली जो दुश्मन चला रहा है वो आपके ऊपर आ सकती है, और फिर भी आपको आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है, क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं है। जी। ये उस समय उन 100 करोड़ भारतीयों के सम्मान का प्रश्न था। जी। जब लड़ाई होती है केवल सैनिक नहीं लड़ता, जी। जबकि हर भारतीय के ये सम्मान, उनकी आस्था, उनके गौरव का प्रश्न होता जी, है। बिल्कुल। तो हम अपने साथ जब बढ़ रहे थे तो उन 100 करोड़ भारतीयों की आशाएं और उनका गौरव साथ लेके बढ़ रहे थे। बिल्कुल। जी। तो सर, बतौर सैनिक आपने किन किन मोर्चों पे काम किया और करगिल युद्ध में आपकी क्या भूमिका रही? कारगिल युद्ध में जो सबसे बड़ी पहली पीक थी जिस पे दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, और दुश्मन उसको अपना किला बोलता था, उसका नाम था टोलोलिंग। टोलोलिंग हमारे NH1 से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी, और उस जगह से दुश्मन बैठ के हमारे पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को अच्छे से देख सकता था, उसका निरीक्षण कर सकता था, उस पर गोलाबारी ला सकता था। तो हमें जो पहला टास्क मिला था, और ये मेरा पहला पीक था, तो हमें 2 राजपुताना राइफल के साथ टोलोलिंग पे फतेह करना था। और 12 जून हमें डेट दी गई कि हम उस दिन अटैक शुरू करेंगे। ओके। उस पहाड़ी पे ऑलरेडी 4-5 अटैक फेल हो चुके थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो कंडीशन थी वो बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन हमने इस चढ़ाई को करने से पहले अपने सिर पे केसरिया बाना बांधा, जो इस बात का प्रतीक था कि कुछ भी हो जाए इस बार हम या तो इस पहाड़ी पे कब्जा करेंगे या जिंदा वापस नहीं आएंगे। हमने अपने घरों में लेटर लिखे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि शायद हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली हम अपने परिवार वालों को कुछ बताना चाहते थे। हम उन्हें नहीं बता सकते कि हम अटैक के लिए जा रहे हैं, और वो लास्ट लेटर होता है वो परिवारजनों को तभी मिलता है जब एक सैनिक या अफसर शहीद हो जाता है। बिल्कुल। तो वो लिख के बिल्कुल। केसरिया बाना पहन के हमने चढ़ाई की थी। तो टोलोलिंग मेरा पहला अटैक था। तो परिवार वालों का क्या रिस्पांस था? कैसा, मतलब उस टाइम क्या बिल्कुल। माहौल था? देखिए, मेरी नई नई शादी हुई थी, अच्छा। जस्ट 2 महीने पहले कारगिल से, जी। और इमीडिएट मेरी फिरोजपुर से पोस्टिंग कारगिल और पूरे जम्मू कश्मीर में हुई थी, बिकॉज लड़ाई इतनी कठिन थी, और ऐसे जांबाज चाहिए थे जो सिर पे कफन बांध के चले। और हम तो कहते हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम देश के लिए अपना लहू बहा सके। बिल्कुल। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। तो मेरी वाइफ ने मुझे यही बोला कि जब मैं एक सैनिक से शादी कर रही थी तो मुझे पता था कि उसका पहला प्यार, उसका पहला कर्तव्य भारत माता है। तो आप अपने रण में जाइए, आगे बढ़िए, जी। और मैं आशा करती हूं कि आप लोग विजय होके वापस आएंगे और हम सबको गौरवमयी बनाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल आपकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे 100 करोड़ भारतीयों की लड़ाई है। जी। बिल्कुल। तो मैं उन्हें ये बता तो नहीं सकता था कि मैं इस अटैक के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हर चीज बहुत सीक्रेट होती है। लेकिन जो मैंने अपना लास्ट लेटर लिखा था, और अगर मैं वापस नहीं आता जो उन्हें मिलता, तो उसमें मैंने यही लिखा था कि शायद हमारा साथ कुछ ही दिनों का था, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आऊंगा और अगर वो लेटर मिलता तो तभी मिलता, तो आपको हमेशा अपने पति पे गौरव होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया है जो कि पूरे देश के लिए है, देश के सम्मान के लिए है, उसकी रक्षा के लिए है, और देश के लिए कोई भी बलिदान छोटा है हम सबके लिए। बिल्कुल। और हम सभी को आप पर गर्व है सर। जी सर। सर, उस समय का कोई ऐसा कोई साथी सैनिक जिसकी बहादुरी आपको आज भी याद आती है? हाँ, बहुत सारे थे, और मैं आज उनको नमन करता हूं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं कैप्टन विक्रम बत्रा का एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूं। तो जब हमने 13 जून को टोलोलिंग पे कब्जा कर लिया, और वो हमारी बहुत बड़ी जीत थी, उसके बाद से दुश्मन के हौसले पस्त हो गए।
तो 13 जून को कब्जा करके हम उस पहाड़ी के ऊपर थे, और जो अगला अटैक था 0.5140, उसमें 13 जैक और कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वो टास्क मिला था जी। तो हम जब वहां थे और कुछ दिन हमें साथ रहना था, अगले अटैक के लिए हमें तैयारी करनी थी, और तो मैं उनको कुछ दुश्मन की परिस्थितियों, दुश्मन की योजनाओं के बारे में बता रहा था कि कैसे हम लड़ाई करते थे। तो वो बहुत युवा और जांबाज योद्धा थे, और मैंने उन्हें ये बोला कि दुश्मन की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो ऑफिसर को पिकअप करने की कोशिश करेगा, लीडर को पिकअप करने की कोशिश करेगा। तो जब आप ये अटैक लीड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दुश्मन का अटैक यहां से आ रहा है, लेकिन वो साइड से स्नाइपर फायर जिसको बोलते हैं, वो वहां से अटैक करेगा और लीडर को पिकअप करके मारने की कोशिश करेगा जी। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कि मेरे जूनियर थे कैप्टन विक्रम बत्रा, कि सर आपकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन आप अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को छोड़ के आज इस मोर्चे पे लड़ रहे हैं, और आपने टोलोलिंग फतेह किया है, राइट? वो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मेरा नंबर है, और पाकिस्तान के आयुध कारखाने में, उनके ऑर्डिनेंस डिपो में अभी तक वो गोली बनी नहीं है जिसपे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। तो इतना जोश था उनमें जी। इतना जुनून था कुछ कर गुजरने का और एक से आगे एक बढ़ने का। तो हम सभी ने ये तो सोचा ही नहीं कि क्या होगा उसका, लेकिन ये था किसी भी हालत में हमें वो अपना लक्ष्य पूरा करना है और देश के लिए आगे बढ़ना है। इसीलिए आप याद करिए वो दिल मांगे मोर आज तक सबको याद है कि ये तो अभी पहली सफलता है, हमें और चाहिए। और जब तक हर दुश्मन को देश के बाहर नहीं खदेड़ देंगे, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो सर, अभी आपसे आपके परिवार की बात की, तो फिर से वही जानना चाहूंगी कि उस वक्त एक ऐसी परिस्थिति थी जब आपके परिवार से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था और युद्ध का माहौल था, और उस टाइम एक सपोर्ट चाहिए होता है, और आपने बताया कि आपकी नई नई शादी हुई थी, तो कैसी उस टाइम मनोदशा कैसी थी आपकी? क्या सिचुएशन थी? मतलब परिवार भी नहीं, बात भी नहीं हो पा रही है, ऊपर से युद्ध का माहौल है, कैसा था वो सारा सिनेरियो? देखिए, मैं जो एक यूनिफॉर्म में सोल्जर होता है, सैनिक होता है, ऑफिसर होता है, वो अपने यूनिफॉर्म में जब वो होता है तो उसका एक कर्तव्य है, बट वो एक इंसान भी है, उसके अंदर फीलिंग भी है हम सब की तरह। बिल्कुल। वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपनी वाइफ के, बच्चों के लिए, और हर जवान की ये मनोस्थिति थी, हर ऑफिसर की ये मनोस्थिति थी। एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि अगर हम वापस नहीं आए तो मेरी फैमिली का क्या होगा, कौन मेरे पेरेंट्स की देखभाल करेगा। लेकिन देखिए, लाइफ के कुछ पल ऐसे होते हैं जब आपको ये डिसाइड करना होता है, आपको ये निर्णय लेना होता है कि आपके लिए सर्वोपरि क्या है। और उस समय हमने ये निर्णय लिया कि आज इस परिस्थिति में सर्वोपरि है मेरा देश। और तब हमने अपने फैमिली को, मैंने अपने पेरेंट्स को वो लेटर लिखा कि मैं आपकी देखभाल करना चाहता था जब आप बूढ़े होंगे या आपको मेरी जरूरत होगी, लेकिन शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं, क्योंकि शायद मैं उस समय नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं अपनी मदर को छोड़ के अपनी मां से ऊपर भारत मां को चूज कर रहा हूं। क्योंकि अगर हर मां अपने बेटे को यही बोलेगी कि मेरा बेटा ही आगे क्यों सरहद पे जाए, वही क्यों खून बढ़ाए, तो ये जो हमारे दुश्मन है और ये आतंकवादी है, ये सब हमारे देश के अंदर घुस के बैठेंगे। और आज और हम आप सब जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल। हम इसीलिए चैन से सोते हैं क्योंकि सरहद पे हमारा जवान दिन रात जागता है। तो वो निर्णय लिया कि आज मेरे परिवार से, आज मेरे अपने वाइफ, माँ बाप से ऊपर मेरा देश। एग्जैक्टली। और दर्शकों, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हमारे साथ इस वक्त जूम के माध्यम से जुड़ चुके हैं एक और कारगिल युद्ध के हीरो, रिटायर्ड कर्नल जयदेव सिंह राठौड़ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। Thank you, ma'am. And good thing to see Captain Saxena there. We have met in the base hospital when we both were wounded, and after a long time we are seeing each other. So hi, Captain Saxena, how are you? तो सर, नमस्कार सर जी, तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि बतौर सैनिक आपने किन मोर्चों पर काम किया और करगिल युद्ध में आपकी क्या भूमिका रही? I couldn't hear you, ma'am. मेरे को आपकी आवाज नहीं आई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बतौर सैनिक किन मोर्चों पर काम किया और करगिल युद्ध में आपकी क्या भूमिका रही? What I could hear you was that you were asking where all I have served in. We were given Tiger Hill to capture. I was part of 8th, 6th,
and I was the company commander of Delta company of 86. Okay. And we entered there on 5th of May, ma'am, and we fought till the end of the war. And it was 84 days of war from 3rd May to 26 July जी. 99 when it was finally declared that the war is over. And we initially जब हम गए थे तो हम लोग पठानकोट से गए थे मैम, हमको मालूम नहीं था कि हम एक लड़ाई वाले क्षेत्र में जा रहे हैं. And when we landed there, we saw that the entire national highway was under bombardment, and पाकिस्तान के जो OPs थे वो नीचे जो चोटियां थी वेस्ट की तरफ से उन पे आके कर रहे. तो हमको जो पहला टास्क मिला वो 4195 और 4460 को कैप्चर करने को मिला, जो कि टाइगर हिल की स्लोप में ही था. तो इनिशियली 2 दिन के अंदर ही हमारी यूनिट जो कि 86 है उन्होंने वो कैप्चर कर लिया था. और फिर हम परियों के तालाब से पीछे की तरफ से टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए मुझे मेरी डेल्टा कंपनी को टास्क किया गया. और फाइनली हमने इंडिया गेट और हेलमेट, ये 2 जगह थी जो कि अगर टाइगर हिल को आप पूरा एक दुर्ग के जैसे माने तो ये 2 बुर्जें थी और उसके वहां से हमको कैप्चर करना था. ये 2 जो मेन उनके जो पोस्ट थी इंडिया गेट और हेलमेट, ये हमने कैप्चर किए वहां जी. तो कर्नल जयदेव सिंह राठौर जी, जब आप मोर्चे पर थे और जब परिवार से कोई संपर्क भी नहीं था, तब आप अपने आप को कैसे संभालते थे? मैम दैट वे वी आर ट्रेन्ड फॉर ऑल दिस. मेरे परिवार में आई वाज मैरिड दैट टाइम, एंड मेरे परिवार, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब आर्मी से ही हैं. और हम लोग कम्युनिकेशन के तौर पे हमारे पास में परिवार से कोई संपर्क नहीं था. हालांकि जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो द्रास में एक पीसीओ हुआ करता था जहां पर की बड़ी लंबी लाइन लगती थी बात करने के लिए. सो हम लोग भी जब जिस दिन हम वॉर में जिस दिन लॉन्च हो रहे थे वहां पे गए, लेकिन वी कुड नॉट speak to my parents or my wife. जी. And हमारी पूरी जो हम लोग आगे थे उनकी तरफ से जो यूनिट के एडजुटेंट होते थे वो हमारे परिवार से बात करते थे और उनको बताते थे कि सब ठीक है, आप चिंता ना करें. जी. तो कर्नल राठौर जी, ऐसे कौन से आपके साथी सैनिक थे जिनकी बहादुरी आज भी आपको याद आती है? मैम आई कुड नॉट हियर. ऐसे कौन से आपके साथी सैनिक थे उस वक्त, युद्ध के वक्त में, जिनकी बहादुरी आज भी आप याद करते हैं? Say again, मैम. सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके ऐसे कौन से साथी सैनिक थे उस वक्त जो युद्ध में आपके साथ थे, जिनकी बहादुरी को आज भी आप याद करते हैं? हाँ, आई कुड नाउ हियर. मेरी पूरी कंपनी थी मैम. मैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सीईओ हैं जो कि कर्नल एसपी सिंह थे, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी. उसके बाद में मेरी कंपनी के ही सूबेदार निर्मल सिंह, जिनको बाद में वीर चक्र से नवाजा गया, वो हैं जिन्होंने कि शुरू से लेके आखिर तक मेरे साथ में, क्योंकि मैं कंपनी कमांडर था और मेरे जो कंपनी में जो मेरे कंपनी ट्वाइसी थे, लेफ्टिनेंट कनत भट्टाचार्य, जो बाद में वो शहीद हो गए, ही इज नॉट देयर. एंड इवन सूबेदार निर्मल सिंह भी जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, ही इज ऑल्सो वहीं पे उनको शहादत प्राप्त हुई. जी. तो ये 2 ऐसे वीर सैनिक हैं जिनको मैं याद करना चाहूंगा. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने वहाँ पे पराक्रम दिखाया. मेजर जनरल रविंदर सिंह हैं जो कि अभी रिटायर्ड हैं. उस वक्त मेजर रविंदर सिंह होते थे. उन्होंने वहाँ पे जब हेलमेट और इंडिया गेट को कैप्चर किया गया तो उन्होंने एक कंपनी को लीड किया था. तो इस प्रकार से हमारी पूरी एक टीम थी जो कि जिसके कारण कि फाइनली टाइगर हिल कैप्चर हुआ. ओके, थैंक यू सर. सो कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमारा देश मॉडर्न टेक्निकल वेलफेयर में कितना आगे है? तो अभी कारगिल के बाद से बहुत हमने एडवांस किया है, बहुत एडवांसमेंट हुआ है. हमने अपने मिसाइल सिस्टम पे काम किया है, हमने अपने एयरक्राफ्ट पे काम किया है, हमने अपने जो माइंस होती है उसकी टेक्नोलॉजी पे काम किया. इनफैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है. सो भारतीय जो सेना है उसके आधुनिकीकरण के लिए हमने लगातार काम किया. और आपने जैसे ऑपरेशन सिंदूर में अभी देखा होगा कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है और उसको आप एयर से, सरफेस से, सी से, तीनों तरह से यूज कर सकते हैं. और उनका जो आपने देखा कितना डिस्ट्रक्शन उन्होंने दुश्मन में जाके किया, दुश्मन के एरिया में करा. तो काफी हमने इंप्रूवमेंट किया है. लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब भी लड़ाई होगी
जी। तो कितनी भी अच्छी आपके पास आर्म्स, अम्युनिशन, वेपन और दुश्मन के पास भी होगा। ये जो एडवांसमेंट हुआ है खाली इंडिया ने नहीं करा है, ये हमारे दुश्मन भी लगातार एडवांसमेंट कर रहे हैं हमारे सामने। एक फ्रंट नहीं, हमारे पास चाइना है, पाकिस्तान है, जो लगातार अपने एडवांसमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल है दोनों को, बट डिसाइडिंग फैक्टर होगा द मैन बिहाइंड द मशीन। वो कौन है जो इन एयरक्राफ्ट को चला रहा है, वो कौन है जो इन मिसाइलों को लड़ रहा है, और वो कौन सैनिक है जो दुश्मन के घर में घुस के उसको मार रहा है। वो डिसाइड करेगा कि कौन सा देश हमेशा जीतेगा। तो जो सैनिक का हौसला, उसके अरमान, उसके बुलंद इरादे, वो डिसाइड करेंगे कि पूरे जो भी युद्ध होगा उसमें विनर कौन होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक भारतीय फौजें सरहद पे खड़ी हैं, दुश्मन कितना भी ताकतवर हो जाए, वो कभी भी हमारे देश की तरफ टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता। और हम हर धमकी का जवाब उससे ज्यादा बुरी तरीके से देंगे और अब दुश्मन को घुस के मारेंगे। तो ये हमारे हौसले बुलंद हैं और आप सब लोग पूरे सुरक्षित हैं जब तक भारतीय फौजें। बिल्कुल सर, हमें गर्व है अपने बिल्कुल जवानों सर, पर। आप लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, वाकई सुरक्षित हैं। और करगिल युद्ध के दौरान जो आपकी यादें हैं उसे हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आप दोनों को हम शुक्रिया करना चाहते हैं, कैप्टन रिटायर्ड अखिलेश सक्सेना जी और रिटायर्ड कर्नल जयदीप सिंह राठौड़ जी, आज हमारे बीच आने के लिए और करगिल युद्ध की यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।